अब देखो हम लोग कर रहे हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज़, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़। मतलब इसमें आपको देखने को मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है आपके एग्जाम्स में, और साथ ही इसमें आते हैं क्या पीवाईक्यू, मतलब इसमें हम डाल देते हैं। तो तीनों ही चीज़ आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिल जाती है, और ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल कंप्लीट किया, एपी भी कंप्लीट कर लिया, ट्रिगो भी कंप्लीट कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्री के तो करीबन 4 पार्ट बनाए हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि इस चैप्टर की मार्केट में कोई खास इज्जत है नहीं, क्योंकि इसके सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दें। तो मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा सॉल्विंग नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन जो कि लगेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा टफ है तो ही करवाऊंगा, बाकी आप अपने दिमाग से खुद भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखो इस प्लेलिस्ट का नाम क्या है, द मार्क्स बूस्टर सीरीज़, यानी कि हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में ना आए या फिर आप उसे ना कर पाए, ठीक है। बस इसके लिए प्री रेक्विजिट ये रहेगा कि आपने जो भी चैप्टर हम इस वीडियो में कर रहे हैं वो आपने एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इस चैप्टर को पहली बार देख रहे हैं। आपको बेसिक फार्मूलाज वगैरह पता होने चाहिए एंड आप बेसिक क्वेश्चन भी कर पाएँ, इतना तो होना ही चाहिए। उससे आगे हम इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। अब देखो पहला सवाल जो है ना, मैंने एनसीईआरटी का उठाया हुआ है, यहाँ देखने को मिलेगा। अब वैसे उठाया नहीं हुआ एक्चुअली मैंने, बस यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से सवाल लग सकते हैं कि टफ हैं। जैसे कि ये देख लो एक बार, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो, क्या बोलना चाह रहा है। देखो सबसे पहले तो उसकी लाइन समझो, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करना है हमको। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले आपको थोड़े बहुत फार्मूला समझा देता हूँ तो ही आगे बढ़ते हैं, वरना मालूम पड़ा किसी को फार्मूला याद नहीं है, मैं बोल जा रहा हूँ बस, हो गया, आप कर नहीं पा रहे हो। देखो सबसे पहला ये है, दो पॉइंट के बीच का, ये ए पॉइंट है और एक कोई बी पॉइंट ले लेते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं इसे डिस्टेंस फार्मूला। और ये क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसे x1 - x2 या y1 - y2 भी लिखा जा सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं तो अगर नेगेटिव भी आ गया तो प्लस ही होना है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है वो। इसके बाद देखो क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला के अलावा क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है आपका सेक्शन फार्मूला, जिसका यूज़ ऑलमोस्ट हम लोग हर जगह कर रहे होते हैं। सेक्शन फार्मूले में क्या होता है कि कोई लाइन सेगमेंट होता है ए बी, उस पर एक कोई पॉइंट होता है पी नाम से ले लेते हैं, और वो दो रेशियो में डिवाइड होता है। हर बार इक्वल नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो पहला हम m1 मानते हैं, दूसरा m2 मानते हैं। मतलब क्या है कि ए पी रेशियो पी बी जो है वो m1 रेशियो m2 के बराबर है। इतनी बात समझ गए। अब सपोज़ करो ए के पॉइंट x1 y1, बी के पॉइंट x2 y2, पी के पॉइंट मान लिए x, y। अभी पी पॉइंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसका एक फार्मूला होता है। एक्स पॉइंट अगर निकालना है तो वो क्या होता है, बोलो ज़रा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वाई पॉइंट क्या होता है, बोलो ज़रा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतनी बात हो क्लियर है। बट जब भी इसका सवाल करते हैं तो हम लोग m1 रेशो m2 ना मान के हम लोग k रेशो 1 मान लेते हैं, जो कि हमको ईजी पड़ता है।
एक और है मिड पॉइंट फॉर्मूला, नाम से ही क्लियर है। अब देखो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा टफ सवाल बनेंगे नहीं, तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज भी क्लियर है, कहाँ लगाना ये पता है, इंग्लिश अच्छी है, तो हाँ आराम से सवाल कर लोगे। अगेन लाइन सेगमेंट, पॉइंट ए पॉइंट बी, x1 y1 x2 y2। अब इस ए बी का मिड पॉइंट निकालना है, उसको m ही मान लेते हैं, तो m के पॉइंट x, y मान लेते हैं, जो कि क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस x2/2 और y की क्या होगी y1 प्लस y2/2। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ पीड़ा नहीं, तो आगे बढ़ें। तो ये कुछ फॉर्मूलाज से अगर इतना पता है, समझ गए हो बात, तो हाँ आगे बढ़ सकते हैं। अब कहाँ थे, देखो पहला ही सवाल देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट वर्थ -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। यही सवाल है हमारा। तो पहले तो सवाल में वो हमसे कह क्या रहा है वो देखो। वो कहना चाह रहा है कि हमको रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसका, ये दो पॉइंट है, यानी कि ये दो पॉइंट हैं, लाइन सेगमेंट बना रहे होंगे, इनकी जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसको ये पॉइंट काट रहा है। किस पॉइंट पर काट रहा है वो हमको दिया हुआ है, बट किस रेशियो में काट रहा है वो हमको निकालना है। तो कहने का मतलब अगर इस सवाल को मैं डायरेक्टली बनाकर दिखाऊं, यहीं पर ही ये कुछ बात ऐसी, -3, 10, 6, -8, -1, 6। ओके, तो उसको यहीं कर लेते हैं कहीं सुमड़ी में। मान लो ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ये आपका एक तो -3, 10 है, 310 लिख दिया मैंने, क्या है -3, 10 है, और एक क्या है आपका 6, -8। अगर आपको ये सवाल आता तो आगे बढ़ जाओ, 6, -8 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसको एक पॉइंट यहाँ पे कोई है जो कि इसको -1, 6 पर काट रहा है, इतनी बात क्लियर। रेशो मुझे नहीं पता, मैंने कहा था जब भी हमको रेशो कैलकुलेट करना होगा हम के रेशो 1 मानते हैं, तो इसका रेशो के लेते हैं। यार क्या है, ये परेशान कर रहा है बार बार। इसका रेशो हम के मान लेते हैं, इसका 1 मान लेते, तो क्या है के रेशो 1 हो गया, इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम इजीली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा क्या है x1 x2, सॉरी हाँ, ये x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये है x, y और ये है के रेशो 1। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, यही होता है। x क्या है यहाँ पे -1, m1 क्या है यहाँ पे k, m1 x2 क्या है यहाँ पे 6, प्लस क्या है m2 क्या है यहाँ पे 1, x1 क्या है यहाँ पे -3, अपॉन क्या आ गया k+1। सॉल्व करो, बोलो कितना आएगा, k+1 इंटू -1 कितना आएगा, -1। यहाँ क्या आ जाएगा 6k-3, यही तो आएगा। सॉल्व अगर करोगे तो 6k यहाँ आके 7k और -3 वहाँ आके +3, 3 -1 कितना आ गया 2। तो k कितना आ गया बोलो ज़रा, 2/7, और k रेशो 1 निकालने जाएंगे तो वो 2/7 निकल के आ जाएगा। उम्मीद है कि आपसे ये सवाल हो जाएगा आराम से, एनसीईआरटी का सवाल है। अब इससे आगे हम थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ेंगे। यहाँ भी फाइंड रेशो ही कैलकुलेट करना है। जब भी रेशो कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना होता है, के रेशो 1 मान लेना होता है। जॉइन द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ कह रहा है। रेशो कैलकुलेट करना किसका, ये पॉइंट ए है, कितना दिया है बोलो ज़रा, 1, -5, और ये पॉइंट बी है, कितना दिया है -4, 5। इसको कोई एक पॉइंट काट रहा है एक्स पे, मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो वो इन दोनों के कहीं है, ठीक, और वो इन दोनों को के रेशो 1 में डिवाइड भी कर रहा है। बात यहाँ पे ये है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है तो उसमें वाई वाला एक्सिस क्या होता है 0, विच मीन्स ये पॉइंट कौन सा होगा, x, 0 होगा। और ये 0 मिल गया ना, बस यही हमारा लूप होल होता है। इसी 0 की हेल्प से हम k निकाल लेंगे,
और अगर एक बार के आ गया तो एक्स भी आ जाएगा। एक बार मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल मैं इसके लिए लिखूँगा, सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, तो 0 बराबर m1 y2, m1 कितना है k, y2 कितना है बोलो ज़रा यहाँ पे 5, तो कितना आएगा 5k प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 और y1 कितना है बोलो ज़रा -5। तो ये प्लस क्यों लिखा है, इसको -5 ही कर लेते हैं, ठीक। और अपॉन कितना आएगा बोलो ज़रा k+1, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो k+1 इंटू 0 0 आ जाएगा, और ये 5k -5 आया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हो k का वैल्यू कितना आएगा 1, यानी कि ये 1:1 है। और अगर ये 1:1 है मतलब ये x,0 क्या तुम्हारा मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ईजिली x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 1 -4/2, मतलब x1 + x2/2 बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो कितना आएगा बोलो ज़रा, ये -3/2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -3/2, 0। मेरे ख्याल से तो यही आंसर आ रहा है, पर फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो आप खुद से चेक भी कर सकते हो, क्योंकि NCERT का ही सवाल है, मैंने चेक नहीं किया है। बट जहाँ तक है सवाल ऐसा ही कुछ आ रहा है, सॉरी आंसर कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो, ये दिखने में क्या ही लग रहा है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम को दिया है, हमको y फाइंड करना है। अब देखो पैरेललोग्राम वाले केस में क्या होता है, बड़ा सा बना दूँ, पैरेललोग्राम वाले केस में क्या होगा, ABCD, आपको इन सब के पॉइंट दिए रहते हैं और इनमें से ना कभी कोई पॉइंट गायब कर देते हैं। जैसे इस केस में 2 पॉइंट गायब किए, एक्स और वाई। कुछ भी हो, रूल बस यही है कि पैरेललोग्राम के जो क्या बोलते हैं डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बस। यानी कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा, तो उन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व तो कर सकते हो ना। अरे AC, ए पॉइंट यहाँ पे है, C पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट ये क्या मानते हैं, E मान लेते हैं, कॉमन पॉइंट। तो E के कोऑर्डिनेट एक बार क्या होंगे, AC का मिड पॉइंट, और E के कोऑर्डिनेट एक बार क्या होंगे, BD के मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट निकालना हमको आता है, तो E के 2 पॉइंट मिल गए हमको, यानी कि E के हमको 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। तो उनको क्या कर लेंगे हम लोग, आपस में कंपेयर करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सवाल आसान है और ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करेगा, और अगर आपको इसको करने में दिक्कत हो रही है तो आप गलत वीडियो पे हैं। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, देखो ये सवाल देखो एक बार, ये कितना बढ़िया सवाल है, कहाँ गया ये, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने ये सवाल, कितना शानदार है, देख रहे हो हमको। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम गिवन दैट AB इज़ डिवाइडेड एट P, CD एट Q, AP/PB का रेशो दिया हुआ है, CQ/QD का रेशो दिया हुआ, प्रूफ करना। ये कितना अच्छा सवाल है, देख रहे हो ये करीबन 3 नंबर में आया हुआ सवाल है, और मुझे ऐसे बहुत ही कम सवाल मिले हैं, बहुत ही कम, ठीक है। पर फिर भी अगर आप इस लेवल का सवाल बना पा रहे हो खुद से ऐसे ही देख के, तो यार आप तो फिर आप भी गलत वीडियो पे हो, ये देखना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, आप इस चैप्टर से 100% मार्क्स लेकर जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसे घटिया सवाल नहीं करा रहा हूँ, ठीक। शुरू के मैंने 1-2 करवा दिए, बस हो गया, काफ़ी है उतना, थोड़ी आपकी याददाश्त वापस आ गई होगी, बस। अब क्या है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A वेयर A इज़ द, क्या बोला है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब देखो इस क्वेश्चन में से कुछ नया है नहीं है, ये मिड पॉइंट का ही केस, बट इसकी लिखने की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। बोला क्या है, ए बी क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर ये है, बी पॉइंट ये है, ए को निकालना है। आया नहीं आया, ए बी है, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सेंटर कहीं ओ होगा। ए के पॉइंट मुझे नहीं पता, मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ। बी के पॉइंट मुझे दिए हैं 1,4 और सेंटर 2,-3। एक बात बस जरा मुझे बताओ, ओ पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट ही तो है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो 2 बराबर x+1/2 ही तो होगा। तो क्या यहाँ से एक्स और वाई का
एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? इस छोटी सी चीज़ से क्या आप एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना? तो फिर काम ख़त्म, निकाल लेना। अब देखो ये सवाल एनसीईआरटी का है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और इस सवाल को जितने ठीक हो सकते उतने लगा लो, क्योंकि इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है, आज भी आ रहा है, परसों भी आएगा। ठीक, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इफ़ ए एंड बी दिस 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 रिस्पेक्टिवली, और बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी जो है 3/7 ए बी है और पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन का मतलब समझो, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए के पॉइंट क्या दिए हैं हमको, -2, -2, और बी के पॉइंट क्या दिए हैं हमको, 2, -4। पी यहाँ पे कहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ बीच में, ना इसने बोला है बीच में है, बोल ये रहा है कि ए पी और ए पी जो है 3/7 ऑफ ए बी, मतलब रेशियो हमको दिया नहीं है डायरेक्ट। अब देखो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि रेशियो 3/4 है, पर इसका प्रूफ एक बार देख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसा क्वेश्चन कभी है तो आप कर पाओ बस, तो मैं यहाँ पे आपको अलग से करके दिखा दे रहा हूँ, और ये इतना अच्छा है कि ये खुद से रीसेट हो जाता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो ए पी बराबर 3/7 ए बी है। हम ये जानते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है। हम ये भी जानते हैं कि ए पी प्लस पी बी बराबर ए बी होगा, यानी कि ए पी और पी बी को जोड़ोगे तो ए बी ही तो बनेगा, तो ए बी की जगह ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ। तो ए पी इक्वल टू 3/7 ए पी प्लस पी बी, कोई दिक्कत, ए बी की जगह पे लिख दिया, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भेजो, 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी, 7 ए पी 3 ए पी माइनस कर लो, 4 ए पी आएगा इक्वल टू 3 पी बी। तो ए पी और पी बी का रेशो कितना आ गया बोलो ज़रा, 3/4। आसान था तो बस, फिर आसान था तो कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। अब देखो ये सवाल बिल्कुल एक एवरेज सवाल बन चुका है अब इसके बाद, क्योंकि ए बी हमको पता है, पी यहाँ कहीं है, उसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, बोल भी रखा है निकालने को, नहीं पीछे वहाँ बोला निकालने को, और ये रेशो 3/4 है। मतलब क्या है, -2 का -2 और 2 का -4। x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, रेशो पता है, मैंने मतलब m1 m2 पता है, तो क्या आपसे ये बीच के कोऑर्डिनेट x, y नहीं निकलेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला निकलेंगे ना। तो बस फिर आपको समझाने वाला पार्ट यही था। अगला सवाल देखो ज़रा, इस सवाल में भी कुछ खास दम लग नहीं रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या ही सवाल है, बस रेशो चेंज करते, ये मैं ना थोड़ा सा वैसा सवाल है, ये क्या बोलते हैं उसको, जो टाइम खराब करता नहीं है, वही वाला है ये। -2, 2 एंड 2, 8। ओके, पॉइंट क्या है, ए बी -2, 2 और 2, 8, ठीक है ना। अब 4 इक्वल पार्ट में, यानी कि 1, 2, 3, अब देखो 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब अगर मान लो मुझे ये पॉइंट निकालना है, इसको सी मान लो, तो ये जो सी पॉइंट है ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1/3। अब मुझे रेशो पता है, पॉइंट पता है, क्या सी के पॉइंट नहीं निकलेंगे आपसे बाइसेक्शन फार्मूला। सेम केस, अब इस पॉइंट को डी मान लो, इसके पॉइंट को मान लो एक्स, वाई। अभी रेशो 2/2 का हो गया, तो क्या पॉइंट नहीं निकाल पाओगे। अब डी निकल गया, अब ई मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई मान लो। अभी रेशो 3/1 का है, x1 y1 x2 y2 पता है, m1 m2 पता है, क्या एक्स वाई नहीं निकलेगा बाय सेक्शन फार्मूला। तो फिर ख़त्म कहानी, यही सब करना था। ये वाला सवाल तो महा गधा नहीं है, मतलब बेकार है, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब देखो इसके बाद सवाल जो है ना, ये एग्जाम्पलर के सवाल हैं, और एग्जाम्पलर में देखो क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब इनको मिला के कुछ ना कुछ ट्रायंगल बनता होगा, तो बस उसी की बात कर रहा है वो।
अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एक ट्रायंगल बनाना, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से सबकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब अगर दो डिस्टेंस बराबर आ गई तो आइसोसेलेस, तीनों बराबर आ गई तो इक्विलेटरल, तीनों बराबर नहीं आई, अलग अलग आई तो स्केलर, काम खत्म। मैं इतना जल्दी इसलिए उड़ा रहा हूँ क्योंकि इन सबको करके दिखा के फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा आपका ज्ञान की वृद्धि नहीं होने वाली है। जिन क्वेश्चन से थोड़े ज्ञान की वृद्धि होगी बस वही करवा रहा हूँ। अब बोल रहा है फाइंड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is at a distance of 2√5 from the point this. Okay, how many such points are there? बस मीनिंग समझ लो। एक्स एक्सिस एक पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से 7, -4 से 2√5 की दूरी पे है। एक पॉइंट है 7, -4, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, और दूर कहीं एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है ए जिसको x, 0 ही बोलेंगे। इसकी डिस्टेंस 2√5 है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला का केस है। x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस दी हुई है 2√5। तो डिस्टेंस क्या होगी बोलो ज़रा, बोलो बोलो, ये आ जाएगा क्या x-7 का होल स्क्वायर, और 0 - 4 कर क्या लूँगा, मतलब 4 का स्क्वायर वैसे 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। डी कितना बोलो ज़रा, 2√5 है। तो करके दिखाऊं क्या ये, डी कितना बोला ज़रा, 2√5। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 20 आएगा, x-7 का होल स्क्वायर प्लस 16, 20 - 16 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, मतलब करीबन एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 और माइनस का 4 ना, यही आएगा, प्लस का 45। ये आपका कहानी बन रही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब क्या, अब ये क्या बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब ये केस बन गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। एक मिनट, ये आपका केस बन गया किसका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? मेरे को तो 9 और 5 इसमें रूट दिख रहा है, 9 5 14 भी होता है, 9 5 45 भी होता है, दोनों नेगेटिव का रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसने हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर इसीलिए कहा था, देखो क्योंकि एक्स की वैल्यू दो आ रही हैं, तो बोल देना 2 सच पॉइंट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बात समझ गए? अगर समझ गए तो अच्छी बात है, अगले सवाल पे चलते हैं, नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लो। वही सेम चीज़, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा इन चारों पॉइंट से। पैरेललोग्राम भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, और रोम्बस भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला का सवाल है, आप खुद से करके देख सकते हो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज़ 9 यूनिट। क्या ये भी नहीं कर पाओगे? -3, -14, a, -5, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा निकाल के अभी अभी करके दिखाया है, सेम सवाल है, कर पाओगे ना? अच्छी बात है। फाइंड अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, और हाउ मेनी सच पॉइंट आर देयर। अगेन वही बात हो गई, हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट निकालना है जो कि इससे और इससे बराबर दूरी पे होगा। और क्या बोलना चाह रहा है, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, यानी कि ऐसे कितने पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। ए और बी, सॉरी, और अच्छा, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है यार, ये तो और ख़त्म सवाल है, मैंने क्यों ले लिया ये। ए और बी क्या दिया, -5, 4, और क्या दिया, -1, 6। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये सी पॉइंट होगा, जो कि इन दोनों से बराबर दूरी पे, बराबर दूरी पे मतलब क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो पॉइंट आएगा ही क्या, -5 और -1/2,
ये पॉइंट -3 कॉमा 6 + 4 10 5 -3 कॉमा 5 लो, एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट पॉसिबल भी है और ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से बन भी गया, क्योंकि इसने बोला था कि इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है। काम खत्म, कर लोगे। अब देखो इसके बाद जो सवाल दिया हुआ है ये भी ठीक ठाक ही है। क्वेश्चन का लेवल जो है ना उतना ही है, बट इसको लिखने का तरीका चेंज हुआ है। क्या बोल रहा है, रेशो फाइंड करना है। ये पॉइंट पी है जो कि इन दो से बनने वाले लाइन सेगमेंट को कहीं ना कहीं पर काट रहा है, किस रेशो पर काट रहा है वो निकालना है। ये आपका ए और बी है, ये आपका पी है, ये रेशो के रेशो 1 है। आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से आपको एक्स कमा वाई पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, के रेशो 1 में आपको निकालना था, बस के का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा आपका सेक्शन फार्मूला से, है कि नहीं। काम ख़त्म। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगले देखो, ये सवाल ले तो लिए मैंने, ठीक ही है हाँ। अब देखो ना, किसी को हो सकता है कि यार मैंने बोल दिया कि यहाँ आसान आसान है, किसी को हो सकता है कि टफ़ लगे। तो अगर आप अगर आपको टफ़ लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप इतने काबिल हो कि आप ये सवाल खुद से कर पाओगे, वरना आप यहाँ नहीं होते। क्या बोलना चाह रहा है, इफ़ पी 9a - 2 क्या लिखा, हाँ 9a - 2 -b, ये एक पॉइंट है पी, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया है और रेशो भी दिया है, बस हो गया, काम खत्म हो गया इसका। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करना, नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको आपकी दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि देखो दो वेरिएबल है ना। इसको करके देख लेते हैं, एक काम करते हैं। कितना है, 9a - 2 - b पी पॉइंट है, और कितना है 3a + 1 -3 8a + 5 3a + 1 -3 9a, दोबारा देख लेंगे। फिर इसकी वही हरकत देखने को मिली। देखो यहाँ पर भी सेम ही केस था, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर कहीं ये क्या होगा, पी पॉइंट होगा, ठीक है। 3:1 में शायद डिवाइड कर रहा है। पी पॉइंट क्या है आपका, 9a - 2 माइनस का बी। ए पॉइंट हमको दिया नहीं था, उधर दिया है, मैं भूल गया था। पर ये आपका कहाँ है, ये 9a, ये तो पी पॉइंट 9a - 2 माइनस का 9 माइनस का बी। देखो ए पॉइंट क्या है, 3a + 1 -3 एंड बी पॉइंट क्या है, 8a, 5 3a + 1 -3 3a + 1 -3 और 8a, 5, ठीक है, क्लियर। हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से ही होना है, तो 9a - 2 = यानी कि x = m1 कितना है 3, x2 कितना है 8 है 24 है, m2 कितना है 1, x1 कितना है 3a + 1, मतलब 3 + 1 ही आएगा, अपॉन कितना हो गया बोला था 3 + 1 विच इज़ 4, 4×36। देखो ए ही है, सब निकल जाएगा। 4×36 है -8 = कितना आएगा बोलो ज़रा, 24 है +3 है। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, 24 है +3 है, कितना आएगा 27 है प्लस का 1, क्लियर। अब देखो 27 यहाँ पे है, 3 जोड़ेंगे 6, 9 है तो यही आ जाएगा, और 8 + 1 9 9 है, यहाँ भी आएगा, तो ए का वैल्यू आ गया 1। अब सिमिलरली आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, आसान रहेगा, क्या ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो बी आप खुद से निकालना, ए मैंने निकाल के दिखा दिया। ये भी सवाल कोई मुश्किल नहीं था, बस लिखने का तरीका इसका अलग था, यानी कि सब क्वेश्चन देने का तरीका अलग था, बाकी तो सेम ही चीज़ है। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन ये कह रहा है इफ ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 10 -6 एंड बी के कॉमा 4, ठीक है, एंड ए -2 बी इक्वल टू 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द डिस्टेंस ए बी। ए कॉमा बी मिड पॉइंट है। ए कॉमा बी किसका मिड पॉइंट है? इसका मिड पॉइंट है 10 -6 और के कॉमा 4 का। करके देखें यहाँ पे 10 -6, ये ए पॉइंट है, क्या है 10 -6, और ये क्या है के कमा 4, के कमा 4। ए कमा बी क्या है? मिड पॉइंट है। इतनी बात आपको क्लियर है? देखो अच्छी बात यह है कि हमें इक्वेशन भी दी है के का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर मैं 10 प्लस के अपॉन 2 इक्वल टू ए करता हूँ तो यहाँ पे दो वेरिएबल अननोन हो जाएंगे। पर वहीं अगर मैं माइनस का 6 प्लस का 4 अपॉन 2 करके इक्वल टू बी रखता हूँ तो डायरेक्ट मुझे बी का वैल्यू मिल जाएगा। -6 प्लस 4 माइनस का 2, तो बी आ गया -1। तो इस इक्वेशन के हिसाब से कितना आ गया? प्लस का 2 इक्वल टू कितना? 18, और 18 -2 होता है 16, तो ए का वैल्यू आ गया 16। क्या है मैंने सही किया? -6 प्लस 4 माइनस का 2 अपॉन 2 -1, बी आ गया -1, -1 इंटू -2 प्लस का 2, तो ए प्लस 2 18, 18 -2 16, तो ए का वैल्यू क्या आ गया? 16। ओके, ए का वैल्यू आ गया 16। ठीक है फिर ये तो, हाँ, अगर ए भी आ गया, बी भी आ गया, निकालना क्या था? के। तो एक काम करो, के निकालना तो यहाँ पुट कर दो। तो ए का वैल्यू 16 था, और ये क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? 10 प्लस के बटा 2, 32, 32 माइनस 10, 32 माइनस 10 22, के का वैल्यू 22 आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेना, ठीक ही लग रहा है मेरे को तो। बस वैल्यू थोड़ी अजीब सी लग रही है, पर आंसर ठीक ही होना चाहिए। 10 का -6 है, के कमा 4 है, ए -2 भी इक्वल टू 18 है, ए कमा बी मिड पॉइंट भी कहा था हमको। देख लूँ दोबारा से एक बार। 10 कॉमा माइनस का 6, के कमा 4, अगर ये मिड पॉइंट है तो ए क्या होना चाहिए था? ए इक्वल टू 10 प्लस के अपॉन 2। नहीं निकाल सकते। बी क्या है? बी तो निकालना है। बी क्या हो जाएगा? -6 प्लस का 4 अपॉन 2, माइनस का 1 आएगा ना, क्योंकि 2 भी तो है नीचे। ठीक है, यही लग रहा है मुझे आंसर। क्या ए का वैल्यू कितना कितना बोला था मैंने? ए का वैल्यू कहाँ गया भाई सवाल? ए का वैल्यू मैंने कितना कहा था? 16। बी का वैल्यू कितना? -1। के का वैल्यू कितना? 22 करीबन ना, क्योंकि ए कितना है? 16 आ गया, तो 10 प्लस के अपॉन 2, 32, 32 माइनस 22 ही आएगा। के का वैल्यू 22 ही आ रहा है। बाकी आप लोग चेक कर लेना, मुझे नीचे बता देना कि सही था कि गलत था, ठीक है? अरे बाप रे, इतना नहीं करना था भाई। क्या बोला जा रहा है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 3,2 एंड बी 5,1, ठीक है, इज डिवाइडेड द पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी को डिवाइड कर दिया, इज डिवाइडेड। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। रेशियो कितना दिया है? 1:2, ठीक है, एंड इट लाइज ऑन द लाइन। क्या बोलना चाह रहा है? 3x - 18y प्लस के इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन वही है। एक बार मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि इस तरह का सवाल भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आया हुआ है। 3,2 और 5,1 है, ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या? 3,2 और 5,1 ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। इसको पॉइंट पी जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी रेशो में काट रहा है। रेशो दिया है हमको कितना? 1:2 दिया है, 1:2 में काट रहा है, ठीक है? अब देखना, दोबारा से बना देता हूँ। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट कितना? 3,2, बी पॉइंट कितना? 5,1, पी पॉइंट क्या कर रहा है? x, y है, और इनको 1:2 में काट रहा है।
बोलना ये चाह रहा है कि जो पी पॉइंट है ये इस लाइन में लाई करता है। अगर ये पी पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है तो ये एक्स और वाई जो है ना वो यही वैल्यूज़ हैं। बस इतना ही बोलना चाह रहा था ये जो इक्वेशन दी है ना, अगर पी पॉइंट इस इक्वेशन में लाई करता है इसका मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट है ना एक्स कमा वाई ये यही हैं। हमें क्या करना है, अगर k का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला की हेल्प से x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ पुट कर देना है इक्वेशन में। k हम निकाल लेंगे आराम से फिर, क्योंकि अब तो 3 वेरिएबल अननोन थे, 2 वेरिएबल हमने निकाल दिए, तीसरा बचा। नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? कर लोगे तो अच्छी बात है। अब देखो ये सवाल मैंने क्यों ही लिए, वैसे मैं करवा चुका हूँ। ये सवाल आप लोग खुद से बनाओगे क्योंकि इसमें करवाने जैसा कुछ है नहीं। डिक्टो सवाल अभी अभी हमने एनसीईआरटी से उठाया था, तो ये सवाल भी आप खुद से बनाओगे। देखो इस चैप्टर में मैं इतना तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ना आपके एमसीक्यूज़ 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल ज़्यादा फंसते हैं। कभी कभी इक्का दुक्का आपको 3 नंबर का सवाल देखने को मिल जाएगा या केस स्टडी में आ जाएगा, जो कि आसान ही होता है, ज़्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। बस मैं फटाफट वो मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जिनके आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चंस भी बता के निकल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या है, सेम कहानी करनी है। फाइंड अ रेशियो इनविज अ पॉइंट, सॉरी, इनविज अ लाइन 2x + 3y - 5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये ना, ये इसका उल्टा है। ये जो क्वेश्चन किया ना ये इसका उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो सेम ही चीज़ कहना चाह रहा है वो। ये लाइन सेगमेंट, सॉरी ये लाइन इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को काट रही है किसी पॉइंट पे, वो किसी पॉइंट पे x, y हो जाएगा। देखो 8, -9, 2, 1 ये पॉइंट है आपका। 8, -9 क्या, 8, -9 और ये 2, 1 ठीक हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन काट रही है, मैं ऐसे उस लाइन को लाइन मान लो ये है, और लाइन कैसी है बोलो ज़रा, 2x + 3y - 5। अब मतलब कहने का ये वही लाइन है, बस हो गया। और ये लाइन किसी पॉइंट पे काट रही है, वो किसी पॉइंट यही तो है P, उसको x, y मान लेते हैं। मीन्स जो x और y की वैल्यूज़ होगी वो यही तो होगी, और क्या होगी। बात समझे नहीं समझे? अब करना ये है कि मुझे रेशो दिया नहीं है, रेशो निकालना है, तो k/1 मान लिया। अब ना जो x और y की वैल्यू आपको मिलेगी ना वो k की टर्म्स मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए इस x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो ज़रा, m1 x2 k इंटू 2 यानी कि 2k, m2 x1 यानी कि 1 इंटू -9, तो 2k -9 अपॉन m1 + m2 यानी कि k + 1। ये आपको मिल गई x की वैल्यू, m1 x2 ना, ठीक है। सेम तरीके से आपको y की वैल्यू भी निकाल देनी है। क्या है कि बोलो ज़रा, k माइनस का, बस मैंने -9 क्यों लिखा है यार, वही मैं कहूँ क्या गलत किया था मैंने यहाँ पे, कोई नहीं। m2 x1, सॉरी m1 x2 2k, m2 x1 8, 2k + 8 अपॉन k + 1, अब सही है। सिमिलरली y की वैल्यू m1 y2 यानी कि k, m2 y1 यानी कि -9 अपॉन k + 1। तो x और y की वैल्यू मिल गई। इसमें इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू एज इट इज पुट कर दोगे, यहाँ से आप k निकाल लोगे। एक बार k मिल गया तो मतलब क्या मिल गया, रेशियो मिल गया, यही तो निकालना था हमको। हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था मैं, सैम्पल क्वेश्चन ना, हाँ।
ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में डिक्टो ऐसा ही सवाल आ चुका है। करने का तरीका देख लो। बोलना ये चाह रहा है कि डी ई एफ जो है एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट है, यानी कि डी ई एफ ए बी सी नामक ट्रायंगल के मिड पॉइंट है। और डी ई एफ के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 3,4 दिया हुआ है, 3,4 दिया हुआ है, 8,9 दिया हुआ है, 6,7 दिया हुआ है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। इस क्वेश्चन को समझ लो एक बार। सारा खेल क्वेश्चन को समझने में ही है, क्योंकि फिर सॉल्यूशन तो आप कर ही ले जाओगे ना अगर आप समझ गए तो, पर इसके लिए कॉन्सेप्ट भी पक्के होने चाहिए। ये ए वर्टेक्स ये वाला, हाँ ये वाला, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, डी यहाँ पे आएगा, ए ई यहाँ पे आएगा, डी ई एफ, डी ई एफ के पॉइंट दिए हैं, देखो ये दिए हैं, 3,4 दिया हुआ। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ए है तुम्हारा पॉइंट, मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, इसको करके देखते हैं। 3,4 34, 89, 67, सॉरी। इन डे बार बार यही प्रोसेस करनी पड़ती है, मैं चिढ़ जाता हूँ इससे। ये आपका एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स ए बी सी, मिड पॉइंट डी ई एफ, इसके पॉइंट है 34 यानी कि 3,4, इसके 89 यानी कि 8,9, इसके 67 यानी कि 6,7। क्लियर। ए के पॉइंट नहीं पता है तो इसके x1 y1 मान लेते हैं, बी के मानते हैं x2 y2, सी के मानते हैं x3 y3। क्लियर। कुछ मत करो, बाकी सब भूल जाओ, आप ए बी और डी पे फोकस करो। ए बी और डी मिड पॉइंट है, तो 3 इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2/2, और 4 इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 और y1 प्लस y2 इक्वल टू 4, नहीं 8। ये इक्वेशन बन गई। अब आप सब कुछ भूल जाओ, बी सी पर फोकस करो। x2 y2 x3 y3 है, 8,9 है, तो 8 इक्वल टू कितना आएगा, मैं बोल दूं डायरेक्ट अब, x2 प्लस x3 इक्वल टू 16 आएगा, और y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या आएगा बोलो ज़रा, 8,9 था ना, 9 2 18 हो जाएगा। क्लियर। अब सब भूल जाओ, ए सी पर फोकस करो। एफ कितना आएगा बोलो ज़रा, x1 प्लस x3 इक्वल टू 12, y1 प्लस y3 इक्वल टू 14, x1 प्लस x3 इक्वल टू 12 और y1 प्लस y3 इक्वल टू 14। यही तो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखो x हमें क्या करना है, x1 x2 x3 तीनों ही निकालने हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी है और वो ये है कि मैं इस वाली इक्वेशन को माइनस कर सकता हूँ। ये 12 है, ये 16 है, तो अगर x1 प्लस x3 में से x2 प्लस x3 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x1 माइनस x2। और ये 12 है, ये 16 है, तो ये माइनस का 4 बचेगा। ध्यान देना, x1 माइनस x2 इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ भयंकर, मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर वही हरकत, x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या बचा, माइनस का 4। अपने पास x1 प्लस x2 इक्वल टू शायद ऑलरेडी 6 है, जहाँ तक मुझे पता है। देखो हो सकता है कि मैं कहीं पर गलती कर दूं, पर मेथड गलत नहीं है। हाँ, x1 कहाँ है, कहाँ है, क्या क्या, हाँ x 6, ठीक है, बढ़िया तो है।
और मैंने ये भी ठीक किया होगा कि 8 का मान होता तो 16 आएगा, 6 का मान 12 आएगा। ठीक ठीक ठीक, मेरे हिसाब से अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं एलिमिनेशन से काट सकता हूँ 2x1। यार ऐसे x1 होना आसान हो रहा है। -4 +6 कितना आएगा बोलो सर? +2, तो x1 कितना आ गया? 1। अगर x1 1 आ गया तो x2 कितना आएगा बोलो ज़रा? 6 - 1 5। और x3 कितना आएगा बोलो ज़रा? 5। 16 - 5 11। 11। ऐसे क्या आप y1 y2 y3 भी निकाल सकेंगे? निकाल सकेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आगे बढ़ जाएंगे तो लास्ट क्वेश्चन बचेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचेंगे तो वीडियो ख़त्म हो जाएंगे। यही क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया। इसको मैं अकेले भी करवा सकता था, पर मुझे पूरा ऐसे बिल्कुल बिल्कुल स्वाइप करते हुए चलना था चैप्टर, तो इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। बढ़िया। गिवन फिगर बोल रहा है, पर हाँ ध्यान देना फिगर दी नहीं थी। ए बी इज़ डिवाइडेड एट पी। फिगर दी थी क्या? चलो कोई नहीं, हम बना लेंगे। ए बी इज़ डिवाइडेड एट पी, सी डी एट क्यू, यानी कि ए बी को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था वो पी था, सी टी को क्यू कर रहा था। ए पी पी बी का रेशो दिया है 3 2 32। सी क्यू क्यू डी यानी कि सी डी का रेशो भी दिया, सी क्यू क्यू डी का रेशो दिया 41 4:1। बोल रहा है इफ़ पी क्यू मीट्स ए सी एट आर, प्रूव दैट ए आर इक्वल टू 3/7 ए सी। ये ऐसा नहीं होएगा, इसको करके देखना पड़ेगा। इसको हम करेगा ठीक है। पैरेललोग्राम कैसा बनता पता है ना? ए बी सी डी, ए बी को जो पॉइंट कट कर रहा है बीचों बीच पे नहीं कर रहा, पहली बात। पी सी डी को कर रहा है एट क्यू, और हमने ए सी को भी बना ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो पी क्यू इंटरसेक्ट करेगा इसको। ठीक है, फिर भी घटिया ही बनेगा अपनी तरफ। बढ़िया। और पी क्यू जो है इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है आपका आर। क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर है? ए पी रेशो पी बी जो है वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है, सॉरी 3:2 में कर रहा है। सी क्यू क्यू डी कर रहा है 4:1 में। बस ध्यान रखना है इसका, बस काम ख़त्म। प्रूफ ये करना है कि ए आर जो है वो 3/7 ऑफ ए सी है। क्या ही लिखा है मैंने, मतलब ए आर जो है ना वो 3/7 ए सी, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन पता है बहुत आसान है असल में, देखा जाए तो। कैसे देखना? हाँ, एक बात जरा मुझे बताओ। हाँ, कि ये जो है ना ये ए पी पी बी 3:2 है, पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए पी का लेंथ 3 है, पी बी का लेंथ 2 है? नहीं ना, ऐसा ही तो होता है। बट हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम ए पी को एक्स मान लें, सॉरी इसको ए पी की लेंथ 3 ना लिख के 3x लिख लें, और इसकी भी 2x लिख लें। अब हाँ, ए पी की लेंथ 3x है, x नहीं पता मुझे कितना है। वो जब मुझे ए बी पूरा मालूम होगा, मान लो ए बी पूरा 10 है, तो ए पी 3x, पी बी 2x, 3x + 2x 5x इक्वल टू 10, x बराबर आ गया 2। तो हाँ, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 6। तो अब मालूम पड़ेगा कि ए पी की लेंथ 6 है। कहने का मतलब समझे, कभी भी हमको रेशो दिया होता है ना तो वो उसकी लेंथ नहीं होती है। तो लेंथ हम मानने के लिए कोई वेरिएबल लगा देते हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू अगर हमको मालूम पड़ जाए तो उसकी लेंथ निकल आएगी। तो ए पी जो भी है वो एक्स की लेंथ का 3 गुना है, पी भी जो भी है वो एक्स की लेंथ का 2 गुना है। यहाँ पे अलग मानना पड़ेगा वाई।
हालांकि अभी इनको हम बराबर कर देंगे। कैसे? 3x प्लस 2x 5x और 4y प्लस वाई 5y। ये बराबर क्यों लिखे? क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो सिंस ए बी बराबर सी डी देन 5x इक्वल टू 5y विच इज़ 5 से 5 कैंसल, x बराबर y का मतलब ये है कि यहाँ y क्यों लिखना, यहाँ x ही लिखो। बस करने का मतलब यही था। मैं एक बार दोबारा से आपको बनाकर समझा देता हूँ। रहने दो नहीं बनाते हैं, बस लिखने का तरीका समझ लेना। ये थोड़ा बना ही देता हूँ यार, खाली फिर वो दिक्कत करेगा ना समझने में। ए बी सी डी, ये पॉइंट पी, ये क्यू, ये सी, ये आर। अब ध्यान देना, ये 3x है, ये 2x है, ये 4x है, ये सिर्फ x है, 1x था ना, तो फिर ही मैं x ऐसे बना देता हूँ। अब मुद्दे पे आना, प्रूफ पे आना। प्रूफ के लिए मुझे ए आर चाहिए, पूरा ए सी चाहिए, मतलब कहानी तो यहीं से जुड़ी है, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। दिमाग यहाँ पर ये लगाना चाह रहा हूँ मैं कि ये ट्रायंगल आर ए पी इज सिमिलर टू आर सी क्यू। आर ए पी ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस आर सी क्यू के मैं सिमिलर करना चाह रहा हूँ। सिमिलर होगा कैसे? सिमिलर करने का क्राइटेरिया, और सबसे आसान क्राइटेरिया होता है किन्हीं दो एंगल को बराबर दिखा दो, तो है तो सही। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल डी सी, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए बराबर सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आर बराबर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस हिसाब से हमें कह पाएंगे कि ट्रायंगल आर ए पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर सी क्यू बाय ए क्राइटेरिया। और अगर ये क्राइटेरिया अच्छे से पॉसिबल हो जाता है, अच्छा हाँ ये बात ध्यान देना, अगर आपने ट्रायंगल नहीं पढ़ा है तो ए अगर सी के बराबर है ना, तो इनको ना ऐसे ही लिखा जाएगा बिल्कुल सीक्वेंस में। आर वाला एंगल आर के बराबर में था, इसीलिए करस्पॉन्डिंगनेस दिखानी पड़ेगी हमको यहाँ पे। अब सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो आर ए अपॉन आर सी इक्वल टू ए पी अपॉन सी क्यू इक्वल टू आर पी अपॉन आर क्यू। हमारे काम की चीज़ें ये हैं, ठीक है। ए पी सी क्यू, ए पी 3x सी क्यू 4x, बस इतना ही चाहिए था। इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर ए अपॉन आर सी इक्वल टू ए पी अपॉन सी क्यू, ए पी अपॉन सी क्यू 3x अपॉन 4x, एक्स से एक्स गया कट। तो आर ए मतलब ए आर और आर सी मतलब सी आर बराबर 3:4 हो गया। पर प्रूफ तो ये करना है कि ए आर, सॉरी क्या प्रूफ करना था यार, मैं खुद भूल गया। यही था ना कि ए आर इक्वल टू 3/7 ना, हाँ ए आर इक्वल टू 3/7 ए सी, ये प्रूफ करना है। और ये ऐसे प्रूफ होगा नहीं, इसके लिए भी ट्रिक लगानी पड़ेगी, वही लोग जानते हैं जो कि ट्राइंगल चैप्टर पढ़ के आए हैं। करना क्या है ना, इसको पलट दो, सी आर अपॉन ए आर 4/3 पलट दिया। अब एडिंग 1 बोथ साइड कर दो, आगे जगह नहीं है। यहाँ जगह खाली है। क्या था? सी आर अपॉन ए आर इक्वल टू 4/3 था। मैंने कहा एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा बोलो ज़रा हमको। सी आर अपॉन ए आर प्लस का 1 इक्वल टू 4/3 प्लस का 1। एलसीएम लो, सी आर प्लस ए आर अपॉन ए आर इक्वल टू 4 प्लस 3/3। सी आर प्लस ए आर होता क्या है?
अगर ये डायग्राम को ध्यान में हो, ए बी सी डी पी क्यू और ए सी, ये आर था, ये ए आर है, ये सी आर है। सी आर प्लस ए आर पूरा ए सी बनाएगा ना, तो सी आर प्लस ए आर पूरा ए सी बनाएगा ना। नीचे ए आर छोड़ दो, 4 + 3 मेरे वहाँ 7 होता है, 3। इसको पलट दो, पलट दो तो क्या आएगा बोलो ज़रा, ए आर अपॉन ए सी इक्वल टू 3/7। तो ए आर इक्वल टू, उसको वहाँ भेज दो, 3/7 ए सी। तो यह हो गया। सवाल देखने में थोड़ा था ये, मतलब अच्छा खासा ही कहूँगा मैं इसको, 3 नंबर में ये आया था। और हाँ, 3 नंबर वाला ये मज़ा देता है। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसकी लैंग्वेज मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी, क्योंकि अगर वो सब लिखवाने बैठूंगा तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको इसमें कंपाइल किया हुआ है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट हो तो बस नीचे कमेंट कर देना, वो किस लिए होता है। फिर भी और डाउट हो तो नीचे तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ भी क्वेरी पूछ सकते हो, सिर्फ इसी चैप्टर से नहीं, किसी भी चैप्टर से। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय। गया, ख़त्म।